गुड मॉर्निंग दोस्तों। साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हुआ होगा क्योंकि मेरे हिसाब से टाइमिंग चेंज हो गया था आज आपका, और टाइमिंग था आपका 9 बजे का। 5 मिनट तो मैं भी लेट हो गया आज दोस्तों। टाइमिंग टेक्निकल टीम का कोई इशू था, उस कारण से टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया आपका। कोई नहीं, किसी कारण से हो गया, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अगर टॉपिक की बात करूं तो आपको कल मैं बहुत डिटेल से, बहुत आराम से, धीरे धीरे आपको एक बात के बारे में बता रहा था, और उसका नाम था रिफ्लेक्शन, परावर्तन। कुछ बातें प्रकाश के बारे में बताई, वो बातें बार बार रिपीट होंगी, टॉपिक आगे चलेगा, लेकिन मेन बात थी जो मेरी, वो मैं आपको परावर्तन के बारे में बता रहा था। और लास्ट एंड फाइनल आपको मैं यहां छोड़ गया था कि मैं एक शब्द लिख गया था कि इस परावर्तन के अंदर ही आता है दर्पण। सही बात है। और इसी को अगर मैं बात करूं, आप सबको पता है कि इसी को कहते हैं मिरर। क्लियर है ना दोस्तों? ये आपको क्लियर रूप से पता होना चाहिए। अब दोस्तों आज अपन टॉपिक भी देखो, टॉपिक की तरीके से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दर्पण के साथ लेंस पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेंस अपन अपवर्तन की घटना है, ये परावर्तन की घटना है टॉपिक के हिसाब से। तो सबसे पहले आपका परावर्तन पड़ा, इसी के परावर्तन के अंदर एक टॉपिक आया मिरर। बात को सुनना। मिरर की बात करूं तो पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर रूप से कल की क्लास में बता चुका था। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो कभी पूछे कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे दर्पण रिफ्लेक्शन थ्योरी या परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको सबको पता है, क्योंकि दर्पण के एक साइड में क्या होती है, पॉलिश, तो टकराकर किरण आपके पास वापस आती है, इसी कारण आपको अपना चेहरा दर्पण के अंदर दिखाई देता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट मिरर की बात करूं तो मिरर के बारे में एक बात क्लियर रूप से याद रखोगे कि कभी भी पूछा जाए कि दर्पण में किसकी पॉलिश होती है, ये बहुत बार ध्यान रख लेने वाली बात है। किसकी? तो याद रखना, आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट की होती है, तो आप शॉर्ट में लिखोगे या तो सिल्वर, और मैं आपको बात करूं मरकरी। फिर बात आती है कि रेड ऑक्साइड की भी परत होती है। क्लियर? लेकिन काम की बात है कि पहला आंसर क्या दोगे, सिल्वर और मरकरी। क्लियर है भाई बात? एग्जाम में क्यों की जाती है इनकी? क्योंकि ये दोनों सबसे अच्छे परावर्तक होते हैं। क्या और का यूज कर सकते थे, लेकिन वो अच्छे परावर्तक नहीं थे। आपको अगर मैं बात करूं, इसलिए किसकी पॉलिश की जाती है कभी पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, सिल्वर और मरकरी। बहुत बार सुना होगा कि दर्पण में सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है। मैं आगे बताऊंगा, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3 होता है कि नहीं होता, तो वही बात करेंगे इनके बारे में। अभी आप शॉर्ट में याद रखा, क्योंकि इसी तरीके से पूछेगा आपसे, वहां भी इस बात को लिखवाऊंगा, लेकिन ये याद रख लेना कि दर्पण में किसकी पॉलिश की जाती है, तो आप बोलोगे सिल्वर में मरकरी की क्या की जाती है। हाँ, E बराबर MC इसका बिल्कुल है भाई दोस्तों, ठीक है ना? वहां आपको अभी जरूरत, तो मैंने कहा किसकी पॉलिश की जाती है, तो आप बोलोगे सिल्वर और मरकरी की। अब बात आती है दर्पण में पढ़ना क्या है। अगर इस मरकरी की बात करूं, सॉरी, इस दर्पण की बात करूं, तो दर्पण के बारे में एक बात याद रखना, दर्पण दो तरह के होते हैं। एक दर्पण होता है, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्लियर? और एक की बात करूं, एक होता है, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्लियर मेरी बात? मैंने कहा एक दर्पण होता है, उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, तो एक को बोलोगे आप समतल दर्पण, और एक की बात करूं तो एक को क्या बोलोगे, गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर है। इस गोलीय दर्पण की बात करूं, यह दो प्रकार का होता है, सबने सुना होगा। एक होता है जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, और एक की बात करूं, एक होता है जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना? अवतल का मतलब होता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसका दूसरा नाम अपने आप बता दूंगा, एक एक को पढ़ाऊंगा। और इसको अगर मैं बात करूं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है भाई बात? अब मेरी बात को सुनो। हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया, दर्पण किस सिद्धांत पर, परावर्तन पर। पॉलिश किस किस की, सिल्वर और मरकरी की। मैंने कहा दर्पण के बारे में पूछे, दर्पण कितने प्रकार का था, दो।
एक की बात करूं समतल दर्पण, और दूसरा दर्पण होता है वो कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। अरे कौन सा, गोलीय। गोलीय की बात करूं, अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार का होता है, एक अवतल एक होता है, एक उत्तल, जिसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहते हैं। तो अब जाके आपको यहां से केवल 2 क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन एग्जाम की बात करूं, यहां से हम एक एक दर्पण के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कौन से दर्पण की, समतल। और सबसे मोस्ट एग्जाम के लिए कोई दर्पण होता है वो समतल ही होता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो मैं फिर डिटेल से, जिनको लिखना है वो लिखते रहिए, साथ में जल्दी करो, आप थोड़ा सा कंप्लीट करो जल्दी। शॉर्ट में लिखोगे, आपको कोई ऐसा नहीं लिखना है ना। कंप्लीट करो जल्दी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं आपको एक एक दर्पण लेता हूं, और सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, और वो कौन सा दर्पण है, तो वो दर्पण है समतल दर्पण। क्लियर? जिसी को अगर मैं बात करूं, इसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, चलो आ जाओ मेरी बात। दोस्तों समतल दर्पण की बात करूं, पहली बात तो समतल दर्पण क्या है, ये कोई दर्पण है, समझ में आया? इस दर्पण की अगर मैं बात करूं, आपने एक साइड क्या कर दी, पॉलिश, ये कर दी पॉलिश। क्लियर? तो इस तरह का दर्पण अगर मैं बात करूं, आप सबको पता है कि कोई भी दर्पण होगा उसके एक साइड में क्या होगी, पॉलिश होगी कि नहीं होगी, होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो समतल क्यों लिखा, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब जिस सतह से प्रकाश की किरण टकरा रही है उसको परावर्तक सतह या रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। तो इस सतह से प्रकाश की किरण इस पर टकरा रही है, वो क्या आपको समतल नहीं दिख रही, क्या दोस्तों दिख रही है ना? तो इसका मतलब दर्पण कौन सा होगा, समतल। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम की बात। पहला क्वेश्चन फिर सुन लो मेरी बात। सबसे पहला पॉइंट, कभी भी तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो क्लियर, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। अब देखो एक बात समझ लेना, मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं 100% है एग्जाम में कि समतल दर्पण में से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहेंगे। और क्वेश्चन दर्पण में कहीं से अच्छे बनते हैं ना, वो इसी से बनते हैं, समतल दर्पण से। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो आप हमेशा बनोगे समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी बनेगा। कैसा, आभासी। आभासी बनेगा, साथ में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। और कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे साथ में, आप बोलोगे पार्श्व में, पार्श्व का मतलब साइड से, पार्श्व में व्युत्क्रम होगा। मेरे दोस्त सुनना एक एक लाइन को। पहला क्वेश्चन एग्जाम में उठा के देखना, बहुत बार पूछेगा कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला क्या बोला, आभासी। सुनो मेरी बात, 2 तरह के हमेशा याद रखना प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है आभासी वर्चुअल, और एक होता है वास्तविक रियल प्रतिबिंब। ठीक है, क्या अंतर है? ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर लिया जा सके उसको बोलते हैं वास्तविक, नाम से पता चल रहा है वास्तविक है, जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है। और ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता उसको क्या बोलते हैं, आभासी या वर्चुअल बोलते हैं। नाम ही हो रहा है आभासी, मतलब आभास होगा लेकिन उसको पर्दे पर लिया नहीं जा सकता। क्लियर है भाई बात? तो हमेशा याद रखना, ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर लिया जा सके उसको बोलते हैं वास्तविक, और जिसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता वो होता है आभासी। सेकंड पॉइंट क्या है, सीधा। दिमाग में रख लो, सीधा उल्टा तो समझ रहे हो, जैसे तीर का निशान है ये सीधा है, और ऐसे होता तो ये क्या होता, उल्टा। चलो आ जाओ, उल्टा और सीधे का सुन लो। दिमाग में बैठा लेना तुमको, तो कहीं आभासी लिखे ना तो उसके साथ प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। ये हमेशा याद रख लेना, आपको बहुत आसानी से बता दूंगा एक एक चीज को, प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, कहां बनेंगे, क्या करेंगे, बस आप समझते रहना, रटे। आप ध्यान रखो थोड़ा सा, मैं क्या बोला कि अगर आभासी होगा तो उसके साथ हमेशा क्या जोड़ोगे, सीधा, और अगर वास्तविक होता तो हमेशा जोड़ देना उसके साथ उल्टा। कोई दिक्कत किसी को? अगर तुमको तो आभासी दिख रहा है तो इसका मतलब सीधा ही होगा प्रतिबिंब, और अगर उल्टा है, अगर वास्तविक है तो इसका मतलब समझ लेना प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। आगे आ जाओ।
प्रतिबिंब आभासी भी बना, सीधा भी बना, लेकिन साथ में मैंने क्या कहा, पार्श्व में व्युत्क्रम, मतलब लेटरल इनवर्स। लेटरल इनवर्स का मतलब होता है साइड से उल्टा। अब सुनो, इसका मतलब है कि समतल दर्पण में जो चीज बाईं ओर होगी वो दाईं ओर दिखाई देगी, और जो चीज दाईं ओर होगी वो बाईं ओर दिखाई देगी। कुछ समझ में आया क्या? पार्श्व में व्युत्क्रम, साइड से देखो, उल्टा तो ऐसे है, देखो ये एम था, दर्पण में दिखते तो एम भी ऐसे दिखता, तो सीधा का सीधा ही तो था, लेकिन अंतर हो गया। अगर इस एम की जगह में पी लेता तो ये दर्पण में ऐसे दिखता, तो जो पी का इधर था वो इधर हो गया, तो मतलब साइड से उल्टा होता है। तो बात क्लियर है ना? तो कभी भी तुमसे पूछा जाए, अब तुम क्या करोगे, बिल्कुल रट लो आप तो, कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे, आभासी सीधा पार्श्व व्युत्क्रम। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन याद करने का तरीका है कि रट के नहीं, कि तुम बिना सोचे समझे लाइन ही पता नहीं हो, तुम रटे जा रहे हो, तो ऐसे पार नहीं पड़ेगी। अगली बात सुनो, सेकंड पॉइंट का। एग्जाम का सेकंड पॉइंट आता है कि यदि कोई एल लंबाई का व्यक्ति है, कितने लंबाई का, एल, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एल लंबाई का व्यक्ति है और उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। कोई एल लंबाई का व्यक्ति है और अगर उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उसे कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी, तो उसे L/2 दर्पण की आवश्यकता होगी। क्लियर? शॉर्ट में लिख रहा हूं। मैंने कहा यदि कोई एल लंबाई का व्यक्ति है, एग्जाम में पूछे, और उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो बताओ उसे कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। जैसे सवाल सुनो, एग्जाम में पूछेगा, पिछली साल की रीट का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, रीट का सुन लो पहले, एसएससी सब में पूछा गया है, मैं रीट का ही बता दूं, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए बता दूं। राजस्थान में जैसे कहीं अपनी अपनी जगह पर जो टेट लगती है वो रीट हो गई, कहीं कहा हो गई, ऐसे राजस्थान में रीट बोलते हैं इसको, है ना, एग्जाम को, जो टीचर की एग्जाम होती है। उसमें पूछा गया था कि एक व्यक्ति 2 मीटर का है और उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो बताओ उसको कितने मीटर के दर्पण की आवश्यकता होगी। 2 मीटर का व्यक्ति है और पूर्ण लंबाई का देखना प्रतिबिंब, तो देखो आपको पता है क्या करोगे, 2/2 कितने का आएगा, 1। क्लियर है? मैं ये कहूं, इसको हटा दो, एसएससी रेलवे में भी बहुत पूछा गया है, एक व्यक्ति 6 फुट का है, कितने फुट का, 6 फुट का, अगर उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उसे कितने फुट के दर्पण की आवश्यकता होगी, 6/2। जितना व्यक्ति की लंबाई है उसका आधा कर दो, कितने का, 3 का। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये हमेशा याद रख लेना एग्जाम के लिए। हाँ, 1 मिनट, बिल्कुल किसी को एग्जाम, अब देखो रीट है, उसमें केवल साइंस के स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें तो आर्ट्स वार्ट्स का तो काम ही नहीं है। बताओ, वहां भी पूछा गया है, बार बार पूछे जाएंगे यही क्वेश्चन है। अब एक बार क्लियर कर लो तो दूसरी लाइन, रटना तो फिजिक्स में है ही नहीं। क्या करना है कि एल लंबाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, तो L/2, या कोई सवाल बना के दे दे, आप तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछा जाए, एक बात और बता देता हूं, चलो तुम यहां भी याद रख लो, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कोई व्यक्ति है, या सॉरी आप सुन लो, यदि किसी दर्पण को, पूरी लाइन ही लिखनी पड़ेगी, किसी दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री के कोण पर झुक जाएगी। मुझे आंसर देना आप, है ना। यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए, आप ये मत कहना सर कोई ऐसा दिमाग लगा सर ये ऐसा, ये देखो प्रमेय होती है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप इस लाइन को लाने के लिए आप पूरा एक पेज का हल करने नहीं बैठोगे, कोई ऐसा आसान काम नहीं है। हमको पॉइंट टू पॉइंट बात याद रखनी होती है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। मैंने ये बात को सुनो,
यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए तो बताओ परावर्तित किरण, लाइन को पूरा नहीं कर रहा हूं, कितने डिग्री के कोण पर झुक जाती है? आंसर दो मुझे, जल्दी दो आंसर। लैब असिस्टेंट में थोड़ी हाई लेवल की आ सकती है भाई, ये ध्यान रख सकना। हाँ जल्दी दो दिनेश मीना, हाँ बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर लोगों के सही आंसर, मैंने कहा ज्यादातर क्या, अभी तक तो सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, किसी ने कुछ गलत नहीं दिया है। किसी दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए तो परावर्तित किरण, हमेशा याद रख लेना, 2 थीटा डिग्री के कोण पर झुक जाती है। ठीक है मेरी दोस्त, अब मेरी बात को सुनना, थोड़ा समझना। एक क्वेश्चन तो यही है डायरेक्ट, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट लाइन देके ही पूछेगा, यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए तो बताओ परावर्तित किरण कितने डिग्री के कोण पर झुकेगी। ठीक है, वैसे ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसा क्या हुआ, देखो सुनो, बात को समझना में ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोई दर्पण है, एक साइड मैंने क्या कर दी, पॉलिश, समझ लो थोड़ा सा। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये बीच में क्या है, अभिलंब। क्लियर? आपको पता है कि ये कोण अगर थीटा होगा तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। अब देखो आपसे इसने बोला क्या है, वो सुनो। यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए, देखो वो आपतित किरण में कोई चेंज नहीं कर रहा है, वो केवल क्या कर रहा है, इस दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए। इसका मतलब समझो, ये जो दर्पण है, ये लो, यही इसी में समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात, इसी को मैंने ऐसे कर दिया अब की बार, और इसके मैंने एक साइड में क्या कर दी, पॉलिश। चलो ये मैंने थीटा डिग्री पे घुमा दिया। किसी को दिक्कत है, साफ दिख रहा होगा, या तो रेड पेन भी यूज हो गया तो आपको क्लियर रूप से पता चल जाएगा। अब मेरी बात को सुनो, मैंने आपतित किरण में कोई चेंज नहीं किया था, मैंने पहले कह दिया, मैंने तो इस दर्पण को घुमा दिया, तो क्या हुआ, इसके घूमने से एक चक्कर पड़ा कि आपको क्लियर रूप से पता चलना चाहिए कि जो अविलंब होता है वो तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जो अविलंब जो ऐसे था वो अविलंब क्या अब ऐसे नहीं होगा कि इस पे 90 डिग्री के लिए। क्लियर? अब सुनो, ये जब थीटा घुमा तो अविलंब भी अपने आप में कितना घूम गया, थीटा डिग्री, ये भी घूमेगा। तो अब देखो ये दोनों मिलके, ये यहां से लेके यहां तक, ये दोनों कितने हो गए, 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा होगा तो परावर्तित किरण तो अपने आप ये भी कितने की होगी, 2 थीटा की होगी। ठीक है, वो तो अलग से डायग्राम बनेगा, ये यहां समझने वाली बात थी। अरे अगर ये थीटा घुमा दर्पण तो क्या अविलंब तो अपने आप थीटा घूम गया, तो 1 थीटा तो पहले से था, 1 थीटा और हो गया तो कितना हो गया, 2 थीटा। और आप सबको पता है कि जब आपतन कोण ही 2 थीटा हो जाएगा तो परावर्तन कोण तो अपने आप ही कितने डिग्री हो जाएगा, 2 थीटा। इसीलिए आया कि यदि किसी दर्पण को, बात समझ में आ रही है, ये कोई रटना, देखो आप सुनो मेरी बात, फिजिक्स में केवल समझना है, ये चीजें वहां बना के नहीं आनी, ना आप पे घूमेगा भी नहीं, वहां रखनी ही पड़ेगी कि तुम सोचो एग्जाम में जाके तुम दिमाग लगाओ घुमा के, कोई नहीं लगने वाला है। आपको तो इतना याद रखना है एग्जाम के लिए कि आपसे जितना बोला, और आर्ट्स के स्टूडेंट को घबराना नहीं है, तुमको ऐसा कुछ मैं बता ही कह रहा हूं जो घबराओ। अब ये तो है भाई, थोड़ा बहुत दिमाग तो इतना तो लगाओ, बस तुम जितना कहूं उतना दिमाग लगाते हो। आप तो इतना याद रखो, लाइन को समझो, किसी दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो याद रख लिए हमेशा परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री के कोण पर झुक जाती है। क्लियर? अब मेरी बात को सुनो, एग्जाम में सवाल पूछा जाए, इससे संबंधित सवाल आ जाए, यदि किसी दर्पण को 50 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए, झुका दिया जाए या घुमा दिया जाए, ठीक है, तो मुझे बताओ परावर्तित किरण कितने डिग्री पे कोण पर घूम जाएगी। तो 50 इंटू क्या कर दोगे, 2, कितना आएगा, 100 डिग्री। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगली बात सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम पे आ जाओ। देखो यदि ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण हो गया, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के आगे ये रखी, मैंने लिख दिया ये तो है वस्तु। क्लियर? और ये इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। ये लो, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट,
और वो प्रतिबिंब है इमेज। क्लियर है मेरी बात को सुनो। मैं एक नया पॉइंट बोल रहा हूं आपसे एग्जाम के लिए, याद रखना अगर एग्जाम में पूछा जाए। यदि कोई वस्तु दर्पण के आगे, मैं ये कह रहा हूं, प्रमेय सुनो, पहले नियम बोल रहा हूं। यदि कोई वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। क्या बात सही है? मैंने ये कहा यदि कोई वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनता है। जैसे सुनो, यदि कोई वस्तु दर्पण के आगे 2 मीटर की दूरी पर रखी है, क्लियर? तो एग्जाम में पूछा जाए यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के आगे 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो बताओ उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, तो आपका आंसर कितना होगा? 2 मीटर पर। क्लियर है भाई बात? बताओ ऐसे सवाल करने में क्या दिक्कत है? ये सवाल प्रमेय है, उनके सवाल बना के एग्जाम में देगा आपको आंसर, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा तो फिर गलत तो होना ही है। तो कोई भी वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अगर ये 4 मीटर की दूरी पर रखी होती तो प्रतिबिंब भी कितने बनता? 4। अगर वस्तु 5 मीटर की दूरी पर होती तो प्रतिबिंब भी कितना बनता? 5। क्लियर? मैं एक सवाल देता हूं, पहले तो ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक केवल 4 क्वेश्चन आए हैं। बोर्ड को मत देखो, लिखी हुई लाइनों को समझो केवल, और पॉइंट टू पॉइंट याद रखो। कैसा? कोई पूछे समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आवासी, सीधा, पार्श्व में व्युत्क्रम। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछे कि यदि एल लंबाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो कितने लंबाई के? L/2 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। क्लियर? तीसरा, यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए तो बताओ प्रतिबिंब कितने डिग्री के कोण पर झुकेगा? तो आप बोलोगे 2 थीटा डिग्री के कोण पर झुक जाता है। और मैंने कहा कोई भी वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो ठीक है ना? अब मेरी बात को थोड़ा सा आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए, सवाल देखना और आप आंसर देना। यदि कोई वस्तु दर्पण के आगे पूरा लिख दूं, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के आगे 6 मीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करो। आंसर दो दोस्तों, जल्दी कंप्लीट करो, मुझे आंसर दो भाई। मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, मैंने आपको लिखवा दिया है, या अरे सॉरी ऑप्शन दे ही दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 6 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर। आंसर दो जल्दी से, मुझे कंप्लीट करो जल्दी सवाल को, जल्दी दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश कुमार, 12 विक्की केस, ठीक है। अरे बिल्कुल वेरी गुड, छा गए भाई, है ना? हाँ, ये मजा है, अगर अच्छा पढ़ रहे हो तो दिमाग भी पूरी अच्छे तरीके से लगना भी चाहिए। क्या दिक्कत थी? ये दर्पण था, हमसे सवाल में ये कहा उसने कि यदि कोई वस्तु, ये वस्तु मैंने कहा कि 6 मीटर की दूरी पर रखी है, उसने कहा दर्पण से। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के आगे 6 मीटर की दूरी पर रखी है तो बताओ वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की, यहां बात क्या थी? वस्तु और किसके? प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा। वस्तु 6 मीटर की दूरी पर है तो हमको तो यह पता था
कि इसका प्रतिबिंब भी कितने मीटर की दूरी पर बनेगा, 6 मीटर। तो ये थोड़ी पूछा था उसने कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, उसने तो पूछा था कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 + 6 बराबर कितने मीटर हो गई, 12 मीटर। बताओ किसी को दिक्कत है? बहुत सी चीजें यहां सीधी भी लगती हैं, एग्जाम तक हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में बहुत बार गलती करते हैं। एक जल्दीबाजी से बचो। 1-2 क्वेश्चन तो हमसे आते हुए भी गलत हो जाते हैं दोस्तों। और मैं फिर बोल रहा हूं, हम तैयारी इसलिए करते हैं, हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि उन गलतियों को सुधार सकें, जिससे हमारा कोई 1-2 नंबर से, क्योंकि 1-2 नंबर से सिलेक्शन होता है और 1-2 नंबर से रुकता है, उनको रोकना है धीरे धीरे। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। 3 तरह के क्वेश्चन बने इस टॉपिक में, इस लाइन में से। पहला क्वेश्चन, तुमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछे, बता सकते हो। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी पूछे, जोड़ दो। और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो अभी बात तो एक ही, कितने मीटर बनेगा, 6 मीटर। तो कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो अब लिखने की जरूरत थोड़ी है आपको, ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर रूप से, हर लाइन का सवाल कैसे पूछेगा, क्या करेगा, कैसे समझ में नहीं आएगी फिजिक्स, तुम तो ये बताओ मुझे एग्जाम के लिए। अब तुम ये सोचो कि काम की बात बस की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं। तो 2x में सब कुछ बातें बताऊं, आप नेक्स्ट आ जाओ। तो मैं देखो यहां तक आपको लास्ट एंड फाइनल यहां तक बचा चुका हूं। कितने पॉइंट, 1, 2, 3 और 4, 5 आ जाओ। ये जो पॉइंट है ये भी एसएससी के अंदर और रेलवे के अंदर बहुत पूछे। ये मैंने पहले ही कह दिया था, समतल दर्पण के क्वेश्चन बहुत बनेंगे एग्जाम में पूछने के लिए, ध्यान रखना। एग्जाम की बात आती है, मैं पूरी लाइन लिख रहा हूं। यदि कोई वस्तु या पूरी लाइन क्या लिखता हूं मैं बोल देता हूं आपको। यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से जाती है, कितने वेग से, v वेग से। बात को सुनना, मैंने कहा कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से जाती है तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो हमेशा याद रखना, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग होगा 2v। मतलब प्रतिबिंब है वो अपनी ओर कितने वेग से आएगा, 2v वेग से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइन को सुनना। ये कोई दर्पण है, बात को समझ लो आप। तो ये कह रहा है कि ये मैं ही खड़ा हूं, अगर मैं बात करूं ये कोई वस्तु है या मैं खुद खड़ा हूं, मैं दर्पण की ओर v वेग से जा रहा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब मुझे अपनी ओर वस्तु के सापेक्ष कितने वेग से प्राप्त हुआ प्रतीत होगा, तो 2v वेग से। देखो यहां अंतर है, वैसे आपको सुनना। ये क्या होता है भाई, बहुत बार टीचर भी गलत बोल जाता है, या बहुत बार आप सुन ही नहीं पाते इसमें। देखो एक बात को समझना, बहुत बार एक चक्कर पड़ता है कि यदि मैं दर्पण की ओर जा रहा हूं तो मुझे अपना प्रतिबिंब उतने ही वेग से आना प्रतीत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं दर्पण की ओर v वेग से जाता हूं तो मुझे अपना प्रतिबिंब अपनी ओर भी v वेग से आता हुआ प्रतीति होगा। मैं इस लाइन को पूछ सकता था, और मैं ये बता दूं आपको 99% गलत करते, क्योंकि उन्होंने तो एक बार 2v रट रखा है। ठीक है, लेकिन मैं लिखवा इस बात को समझना। यदि मैं दर्पण की ओर v वेग से जाता हूं तो मुझे अपना प्रतिबिंब v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन अंतर है। वो ये कह रहा है कि मैं दर्पण की ओर v वेग से जाता हूं, यहां दर्पण स्थिर है, स्थिर ही रखना पड़ेगा, आप गति नहीं कराओगे किसी भी सूरत में। ठीक है, गति कराते तो प्रमेय चेंज हो जाएंगे, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात यह है, यदि मैं दर्पण की ओर v वेग से जाता हूं तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग, यहां अंतर क्या हुआ, यहां अंतर है लाइन में सापेक्ष, सापेक्ष पूछा है और सापेक्ष का अंतर है। सापेक्ष वेग कभी भी याद करना होता है। एक तो शब्द देखो यहां पर, ये समझ लो, यहां 2 शब्द बन गए। अगर वेग पूछे तो उतने ही वेग से आ रहा है, लेकिन तुमको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि तुमसे पूछेगा ही नहीं। तुम तो ध्यान रख लो, तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो 2v वाला ही आएगा, ये ध्यान रख लेना। इसलिए, लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपको, यदि मैं दर्पण की ओर v वेग से जाता हूं तो मुझे अपना प्रतिबिंब v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन यदि मैं दर्पण की ओर v वेग से जाता हूं तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितने वेग से आएगा, तो वस्तु के सापेक्ष पूछे ना वेग, तब वस्तु के सापेक्ष वेग होगा वो कितना होगा, 2v होगा। आप पूछोगे सर कैसे, क्योंकि दोस्तों कभी भी सापेक्ष वेग याद करना होता है तो आपने एक बात सुनी होगी कि जब 2 दूरियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हैं, मैं इधर से जा रहा हूं, प्रतिबिंब इधर से आ रहा है, जब 2 दूरियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हैं तो वो v + v =
टू बी हो जाती हैं। लेकिन अगर ये दो दूरियां एक ही दिशा में होती तो क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है, प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होता। एक ही दिशा में माइनस, और अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो क्या, अरे मैं इधर जाऊंगा प्रतिबिंब इधर आएगा। इसलिए इस सापेक्ष वेग के कारण, किसी से पूछ लेना आप, ऐसा अगर मुझसे वेग पूछोगे वो तो एक ही बात रट के बोलेगा, आपको देखो बहुत बार सुनाया होगा। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूं एग्जाम की, कुछ किसी के कोई कंफ्यूज तो नहीं, हाँ चलो। अब देखो यही बात होती है कि अगर तुमसे पूछता ना तो तुम इस बात को क्लियर, लेकिन हमारे दिमाग में तो है ना, मैंने क्या बोला, रट टू भी लेना, लेकिन याद रखना ये है कौन सा वेग है, सापेक्ष वेग। क्लियर, छोड़ दो इसको। तो तुम तो एक बात याद रख लो, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर, किसकी ओर, दर्पण की ओर v वेग से जाता है तो उस व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग कितना होता है, तो आप बोलोगे टू भी होता है। क्लियर है मेरी बात, मैं यह बात कर रहा हूं, मैं एक काम करूं, तुम भूल भी जाओ ना तो मैं एक बात लिख दूं, सापेक्ष वेग, इससे याद रहेगा शॉर्ट में, ठीक है। चलो, सापेक्ष वेग कितना होता है, टू बी। अब एग्जाम पे आ जाओ, एग्जाम का पहला क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, जैसे मैंने बोला था अभी कि यदि कोई वस्तु दर्पण के, कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से जाता है तो उस व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, टू बी। नेक्स्ट तरीका, एक बार एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन था, मैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एसएससी में पूछा कि एक व्यक्ति दर्पण की ओर 6 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, एक व्यक्ति दर्पण की ओर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता है तो इस व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करो। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, व्यक्ति लिख दो इसके नीचे 6 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है तो प्रतिबिंब के सापेक्ष वेग, तो आपको पता है 6 इंटू कितना 2, कितने वेग से आएगा, 2v, तो कितने आएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। सेम सवाल है, एसएससी का पूछा हुआ है। ठीक है, अरे लाइनें बोर्ड पर हो जाएंगी क्लियर, लेकिन बात को समझो। आज मैंने बहुत स्पेशल बात बोली है, आप बहुत बार, मैं क्या, आप तो टीचर को ही देख लेना, ऑनलाइन तो पढ़ते ही हो, रोजाना पढ़ाते हुए देख लेना, आपसे इस लाइन को लिखेंगे ना, तुमको सापेक्ष वेग पर तो गौर ही नहीं देंगे, तुमसे कहेंगे वो बी वेग से 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। नहीं दोस्त, वो सापेक्ष वेग है, ये बात को क्लियर याद रख लेना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुम कंफ्यूज नहीं हो, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर रूप से बता दिया। तुम तो याद रखना कि कभी भी पूछा जाए कि व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से जाता है तो उसका वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो 2v होगा। क्लियर, तो कोई सवाल आ जाए 6 की जगह 5 आ जाए, 7 आ जाए, सवाल में ऐसा थोड़ी करते हैं सर, बहुत बार कहते हैं सर सवाल कराओ, अरे ये सवाल ही तो हो रहे हैं आपके, और कैसे होंगे, इससे अच्छे सवाल क्या होंगे, 6 की जगह 7 आ जाए। अब तुम क्या सोचते हो कि सवाल भी एग्जाम में ऑप्शन में वही मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्लियर, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी बातें लिखवाई हैं सब एग्जाम में पूछे गए पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जाम के अंदर, और वो आता है, अभी तक हम एक दर्पण की बात कर रहे हैं और अब मैं 2 दर्पण ले रहा हूं। यदि 2 दर्पण, कितने दर्पण, पूरी लाइन लिख दो, यदि 2 दर्पण थीटा डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। लाइन को सुनो मेरी बात, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि 2 दर्पण थीटा डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बोल रहा हूं, तरीका क्या है, तो ये प्रतिबिंब की संख्या 360 बटे थीटा पर, तुम एक काम करो, सूत्र क्या बताऊं, पहले ये लिख दूं मैं एक बार, सुनो। तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बटे थीटा पर निर्भर करती है। मैं पूरी लाइन को ही क्लियर करके लिख दूं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो
आप देखोगे दोबारा तो कोई दिक्कत नहीं। अब लाइन को सुनना मेरी बात, पहले देख लो इधर। यदि दो दर्पण थीटा डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो प्रतिबिंब की संख्या तुमको कभी भी ज्ञात करनी हो तो आप किस पर निर्भर करेगी? मैंने आपको पूरी तरह से नहीं बताया, अभी तो मैंने इतना लिख लिया कि ये निर्भर करेगी 360 बटे थीटा पर। 360 कोई कुछ लिख रहा है क्या? देख लूं मैं एक बार। हाँ, 360 बटे थीटा। चलो कैसे, क्या सिस्टम है? अब एग्जाम पे आ जाओ, पूछने के तरीके पहले कैसे। यदि 360 बटे थीटा का मान सम हो, ठीक है, यदि 360 मतलब आपको 360 में थीटा का भाग दिया आपने और आपका आंसर किस में आया? सम में आया, तो पहला पॉइंट बता रहा हूं है ना, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? लिखोगे आप 360 बटे थीटा, जो आपका 360 बटे थीटा का मान आया था उसमें से क्या कर देना? माइनस के 1। चलो, बहुत बार डायरेक्ट पढ़ जाते हो भाई, डायरेक्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है, मेरी बात को सुनना। मैंने क्या बोला? यदि 360 बटे, मैंने कहा कि यदि दो दर्पण हैं जो थीटा डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो, तो आप सवाल को पढ़ोगे और आप क्या करोगे? पहला तरीका कि आप सवाल करने का तरीका है 360 में उस थीटा का भाग देना और आप अगर आंसर आपका सम में आए तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या कर देना? 360 बटे थीटा का जो आपका मान आया है सम में, उसमें क्या कर देना? माइनस के 1। क्लियर? सुनो सेकंड पॉइंट। यदि 360 बटे थीटा का मान आपको विषम प्राप्त हो, ऑड प्राप्त हो, उस स्थिति में क्या करोगे? प्रतिबिंब की संख्या अब मैं इस लाइन को भी और क्लियर कर रहा हूं, बहुत बार इसको यहीं छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहां भी मैं एक बात क्लियर करके लिख रहा हूं। और मेरी बात दोस्तों याद रखना, आप एग्जाम में ऐसा होगा, अभी तक ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं आया है, आगे कभी भी किसी भी एग्जाम में आएगा। और रेलवे में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान ये मत सोचना सर आप रेलवे पढ़ा, रेलवे के लिए नहीं भाई, मैं अपने आप बोल दूंगा कौन सी, क्योंकि देखो अभी अपन रेलवे की बात कर रहे हैं और रेलवे में मुझसे, मैंने आपसे पहले दिन ही कह दिया था, ये जितने भी जनरल साइंस के पेपर आ रहे हैं ना, उनमें सबसे अच्छा पेपर रेलवे का आना चाहिए। वो अलग बात है कि पेपर कैसा है, मगर अच्छा पेपर तो निश्चित आएगा जो पुराना पेपर का पैटर्न है उसको देख के। तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है, उस स्थिति में थोड़ी सी बात और बता रहा हूं मैं, उनको भी याद रखना। पहला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड का फर्स्ट, यदि इस 360 बटे थीटा में देने के बाद आपको सवाल में कहीं सममित लिखा मिले, सममित मतलब होता है सिमेट्री, तो आपका आंसर यहां भी विषम आने पर भी 360 बटे थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं सवाल में आपको असममित, सब समझा दूंगा अभी लिख लेना आप, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, असममित लिखा मिले, एसिमेट्री, तो उस स्थिति में आप आंसर को 360 बटे थीटा में छोड़ दोगे। बहुत बार तो तुमको यही कह दिया जाता है, एक लिखा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनना मेरी बात, बहुत अच्छी तरह इस बात को दिख तो रहा है ना आप सबको बोर्ड पर? हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं यदि 360 में थीटा का मान देने पर आपका आंसर किस में आए? विषम में, तो आप सवाल को देखोगे कहीं सवाल में सम्मित तो नहीं लिख रखा है। अगर सम्मित लिख रखा है तो आपका जो 360 बटे थीटा का मान आया उसमें माइनस के 1 कर देना। और अगर सवाल में असम्मित, सम्मित मतलब होता है सिमेट्री, असम्मित लिखना होता है एसिमेट्री या नॉन सिमेट्री बोल दो, तो आप 360 बटे थीटा के मान पर छोड़ दोगे। अब इसको तो आपने छोड़ दिया, चलो आ जाओ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह सवाल पर आ जाता हूं। सवाल को, फिजिक्स का एक तरीका दूसरा है, थ्योरी समझो, उसका फिर कोई सवाल देखो जिससे अच्छी तरह आपको बात को क्लियर हो। सुनो मेरी बात, पहला सवाल, यदि दो दर्पण, कितने दर्पण? 2 दर्पण। पहले तो इसका मतलब समझ लो, 2 दर्पण का मतलब क्या है, ये सुनो, ये पहला और ये दूसरा, क्लियर है क्या? लो अलग अलग बना दिए मैंने, जिससे आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसे कह रहा हूं एक तरह से, ये कितने डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये थीटा डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी दर्पण हो, ये 2 दर्पण है, तो मैं कह रहा हूं यदि 2 दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, ये थीटा का मान दे दिया मैंने 60 डिग्री,
क्लियर? तो पूछा जाए प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो, निकालो संख्या। क्या करोगे आप? 360। अभी मेरी बात सुनो, आपको निकालने की जरूरत नहीं, पहले मेरी बात को गौर करके सुनो। प्रतिबिंब की संख्या निकाली 360/60। किसी से मैंने यही तो कहा कि प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का तरीका, पहले तो आप क्या करोगे, 360 में किसका भाग दो? थीटा। आ जाओ, फिर सोचो आगे की बात। 360/60 किया, कितनी बार कटा? ये 6 बार। 6 आ गया। अब क्या देखना है आपको सवाल में? पीछे आ जाओ। क्या ये आंसर सम में है क्या? 6 बिल्कुल सम में है। अरे 6 सम, अब ये थोड़ी बताऊंगा तुमको 6 सम है कि विषम, ये नहीं बताऊंगा, ध्यान रख, मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, पहले क्लियर समझ लेना, ठीक है? ये क्या है? सम। अगर ये 6 सम है तो मुझे बताओ सम होने पर प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का तरीका क्या था? ये 360, मैंने यही तो कहा था, जो 360/θ का मान है उसमें माइनस 1 कर देना। इसका मतलब इस 6 में माइनस का 1 किया, आंसर क्या आएगा? 5। बोलो किसी को दिक्कत है क्या? क्या करना आपको? लाइनें रटनी थोड़ी है कि 360/θ का मान सम आएगा तो उसमें से अरे नहीं यार, आपको तो क्या कोई सवाल आए तो सीधा दे देखो ना कि 360 में भाग दिया, अगर सम है तो माइनस के बंद कर देना। बात सुनो, तो सम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बात को छोड़ दो, ठीक है? अगली बात सुनो। नेक्स्ट सवाल, एक ही सवाल से मैं 2 तरह के बना के बताऊं। यदि 2 दर्पण, कितने दर्पण? 2 दर्पण। बात समझ में आ गई? यदि 2 दर्पण 70 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो, कितने डिग्री पर? 70, बार बार नहीं लिखूंगा, 70 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो, तो अब यहीं छोड़ दो सवाल को। अब मैं 2 तरह के सवाल बना रहा हूं, इससे पहले सुनो। ऐसी स्थिति में क्या होगा 70 पे? तो ये काम तो आपको कोई सा भी करना हो करना ही पड़ेगा। 360/θ, ये भाग दे दिया 70 का, दे दिया। कितनी बार गया? लगभग गया मेरे हिसाब से 5.1 बार। अरे 5.1, ये हमेशा याद रखो, आंसर को आप पूर्णांक में रखो। पिछला पूर्णांक है, जैसे 5.3, 4, 5 कुछ भी आए तो आप क्या मानोगे? 5 पूरा पूर्णांक। तो इस 5.1 की जगह आपका आंसर लगभग कितना आया? 5। कोई किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। सुनो, मैंने कहा यदि 2 दर्पण 70 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। अब इस सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यदि 2 दर्पण 70 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं और उनके बीच रखी वस्तु सममित स्थिति में है। किस स्थिति में? सममित। देखो सुनो, ये 2 दर्पण है, ये 70 डिग्री के कोण पर झुके हैं और इनके बीच स्थिति, इनके बीच जो वस्तु है ये, अरे वस्तु के ही तो प्रतिबिंब निकाल रहे हो, इनके बीच कोई वस्तु रखी है, आप करो ये वस्तु है, तो इसकी प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी थी। लेकिन लाइन को सुनना, यदि 2 दर्पण 70 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो और उनके बीच रखी वस्तु सममित स्थिति में, इस स्थिति में मैं क्लियर कर दूं वस्तु सममित में है, तो आप पूछोगे सममित का मतलब? सममित का मतलब ये है, देखो समझ लो, रेड ले लू पेन, चलो ये सममित है, ये लो। क्या मतलब? इसका मतलब अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। सममित का मतलब है वस्तु इन 2 दर्पण के बिल्कुल बीच में रखी है, मतलब अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का, मतलब बिल्कुल बीच में। तो सममित स्थिति में आपको क्या करना था दोस्तों? मैंने आपको क्लियर कहा था कि ऐसी स्थिति में तो वही 360/θ में माइनस के बंद करना। नहीं बताया था कि देखो सममित में 360/θ माइनस, मतलब इस स्थिति में तो यहां भी आंसर क्या आता आपका? 5 - 1 = 4। कोई दिक्कत? लेकिन सुनो, सवाल यही होता और एग्जाम में ये तो कहता यदि 2 दर्पण एक दूसरे से 70 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं और उनके बीच रखी वस्तु असममित। असममित का मतलब समझ लो, असममित का मतलब ये हो गया, ये लो, ये वही 70 डिग्री सेम है लेकिन वस्तु असममित ऐसे रखी है, इस तरीके से देख लो, इस तरीके से। अब क्या ये बीच में है क्या? नहीं। अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी बराबर का नहीं होगा, इसका मतलब ये कोण हो गया बीटा। मतलब अगर ये 30 डिग्री का है, कितने का? 30, तो ये कितने का हो गया? 40। बिल्कुल बीच में वस्तु नहीं है, इसका मतलब ये स्थिति क्या हुई? असममित स्थिति हुई। और असममित स्थिति में क्या होगा? तो असममित स्थिति में तो फॉर्मूला है 360/θ, मतलब आपका मान कितना था? 5। तो आपका आंसर भी कितना जाएगा दोस्तों? 5 ही आएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? बताओ।
समझ में आ रही है बात? ये बात है एग्जाम की। आप अभी तक सम्मित असम्मित शब्द आप पढ़ के देख लेना, किसी ने नहीं सुने होंगे। मैं हमेशा कहता हूं एक लाइन में एक्स्ट्रा और पढ़ाऊंगा, वो कि अगली बार क्या आ सकता है, और वो अलग बात है। भगवान की कृपा से कोशिश मैं कर सकता हूं और कोशिश ही आप कर सकते हो। मैं जितना आपको मेरी तरफ, मेरे पास जितना ज्ञान है, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मेरे से बढ़ के कोई नहीं है भाई। सब टीचर अच्छे होते हैं, बस सबकी अपनी अपनी कोशिश होती है, कोई ज्यादा करे कोई कम करे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, यह ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आप क्या अपनी तरफ से कोशिश करते हो? क्या मेरे ऊपर ही डिपेंड हो? नहीं, आप कोशिश करिए। जिस व्यक्ति को मैं बार बार कह रहा हूं सिलेक्शन करना है, उसको अपने ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। उसको खुद का सिलेक्शन खुद को ही करना पड़ेगा। अगर मेरे निर्भर होने से अगर होता ना, तो सभी लड़कों का सिलेक्शन हो जाता। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और मेहनत के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं करना होता है कि हमको कुछ ऐसे पापड़ बेलने हैं या कांटों पर बैठ के बीच में पढ़ना है जिनका सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं करना, क्या तपस्या करनी है? नहीं भाई, आपको और या 24 घंटे पढ़ना है। कोई नहीं पढ़ता 24 घंटे, आपकी सोच बेकार है। पहली बात, सोच को अच्छा रखिए कि हमारा एग्जाम में मन को विश्वास दिलाइए कि सिलेक्शन हो सकता है। तुम्हारा मन ही ऐसा कर रहा है, नहीं मुश्किल ही पार पड़ेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है सिलेबस, पार तो मुश्किल ही पड़ेगी, 1 करोड़ फॉर्म है, फिर नहीं। ऐसे क्या सोचना? हमारा काम क्या 24 घंटे पढ़ना है? नहीं, आपको 5, 6, 7 घंटे। देखो अब एग्जाम का टाइम नजदीक है, इसलिए तो मैं इस समय तो ये कहूंगा कि आप जितने से ज्यादा पढ़ सको ना उतना पढ़ो, 8-10 घंटे। और दूसरी बात, पढ़ाई का टाइम नहीं होता है दोस्तों। जिस दिन तुम टाइम लगाना बंद कर दोगे ना, पढ़ाई का मतलब होता है कि हमने आज पढ़ा है, आज मुझे दर्पण पूरा पढ़ना है, तो दर्पण पूरा पढ़ना है, चाहे वो 1 घंटे में पढ़ने में आए, 2 घंटे में और 3 घंटे में, समझ के। हमको परसेंटेज की पूरी प्रश्नावली निकालनी है आज। अब तो ऐसा टाइम आ गया, अब आधा अधूरा थोड़ी है। मैथ पढ़ रहे हो, मुझे परसेंटेज पूरा निकालना है, तो निकालना ही है, चाहे 4 घंटे लगे चाहे 5 घंटे लगे, जितने भी कौन से। तो ऐसा पढ़ाई चालू कर दो, थोड़ी मेहनत करो। एग्जाम, अरे थोड़ा अंदर से जज्बा तो लाओ कि हमारा कुछ हो सकता है। तुम अंदर से ही अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर किसी ज्ञान देने से सब कुछ पढ़ जाते तो सभी पढ़ जाते। हर आदमी, चाहे मैं हूं या कोई भी आपको है, सब वो आपको हेल्प कर रहे हैं। स्वतः मोटिवेट होना है, स्वतः सब कुछ। जो आदमी ठोकर लग के नहीं सुधरेगा ना, वो कभी सुधर ही नहीं सकता। कोई आदमी आवारा नहीं होते, सब आवारा होते हैं। अगर बच्चा आवारा ही नहीं होगा तो वो सुधरेगा ही क्या? बहुत कम चांसेज होंगे कोई ऐसा होगा, मुझे तो लगा नहीं कि जो ज्यादा सिंसियर भी होते हैं वो भी कोई काम के नहीं होते। ये ध्यान रख लेना। बच्चे सब एक जैसे होते हैं, मगर सबका समय होता है, समय बलवान होता है दोस्तों। ये बात क्लियर सुन लो। जो व्यक्ति समय से पहले सुधर जाता है ना, वो सुधर जाता है। मुझे पता चला, मैं पहली बार गया, पत्थर से ठोकर लगी, मगर अगली बार तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है यार। अगली बार तो मैं उस रास्ते पे जाऊं तो मुझे पता है कि इस जगह ब्रेकर है, इस जगह बड़ा खड्डा है, और उसको तो देख के अभी भी मैं गलती नहीं करूंगा तो मैं गिरूंगा ही। मेरा एक बार एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे ये पता चल गया मेरी क्या कमियां हैं। सबसे बड़ी बात कमी यही है तुम में दोस्तों, तुम अपनी कमियों को नहीं पहचानते। जिस दिन तुम अपनी कमियों को पहचानने लग गए ना, तुम समझ लेना तुम्हारा काम चल गया। अभी तुम क्या करते हो मुझे ये बताओ। जितने लोग तुम घर पे बैठे हो, क्या तुमको ये नहीं पता कि मेरी मैथ में क्या कमी है, मेरी साइंस में क्या कमी है, कि मेरी जीके में क्या कमी है? कमी है, कोई दिक्कत नहीं, हर किसी में होती है। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है, वो कमियों को किसी भी सूरत में 1 बुक लाएगा, 2 लाएगा, 3 लाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, टीचर को फोन करेगा, कैसे भी करके अपनी कमियों को दूर कर लेगा, हो जाएगा। कितना भी खराब स्टूडेंट है, उसके 50, मैं कह रहा हूं 100 में से 50 नंबर आए, अरे 50 तो आए, अगली बार 60 की सोचो, अगली बार 70 की सोचो। ऐसा थोड़ी है कि आप अपना मूल्यांकन ही नहीं कर रहे और आप कुछ आगे करने की कोशिश नहीं कर रहे। कुछ नहीं होता था दोस्तों, हमेशा आगे की सोचो। बस आप इतना मत करिए, जैसे अपन करते नहीं, सवाल करते रहते हैं, जब तक होता रहता है तो अच्छा है, और जहां बहुत दिमाग लगना चाहिए, अरे छोड़ो आज की पढ़ाई, ये छोड़ने वाला है ना, रहने दो, अब कल देखेंगे। ये कल देखेंगे नहीं दोस्तों, उसको ही लाओ आप। उनको जिस दिन सुधर जाओगे ना, वो बहुत आपका काम। ये कोई बड़ी गूढ़ रहस्य नहीं है सिलेक्शन का, बस इतना सा है, अपनी कमियों को पहचानो और टाइम दो पढ़ाई को। ठीक है, चलो आ जाओ आप काम की बात। किसी को कोई दिक्कत थोड़ी आई यहां। अब इस बात को जब आपने सवाल कर लिया, आप समझ लो आपको तो कुछ नहीं करना है कि यदि 2 दर्पण की बात करें और थीटा डिग्री के कोण पर झुके हुए की बात करें, प्रतिबिंबों की संख्या पूछे, तो हमको तो यह करना है, सबसे पहले 360 में थीटा का भाग देना है। यदि आपका आंसर सम में आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है सम्मित असम्मित के बारे में, फिर तो माइनस का 1 कर देना है। लेकिन 360 बटे में थीटा का मान देने पर अगर मान विषम में आए, तब हम एक बात देख लेंगे, अगर कहीं सवाल में सम्मित लिखा होगा तो यहां भी उस मान में माइनस के 1 कर देंगे, और नहीं लिखा होगा,
अगर असम्मित लिखा होगा तो हम उसको 360 बटे उतना ही छोड़ देंगे, और नहीं लिखा हो तो, हाँ दोस्तों, अगर लिखा ही नहीं हो सवाल में मान विषम में आ जाए कि सम्मित और असम्मित, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां भी माइनस के वन करना है। ठीक है, क्लियर है बात। अगर सवाल में सम्मित असम्मित नहीं लिखा हो दोस्त, आपको आधा पढ़ाया जाता है, मैं फिर ये आधा ही काटेगा तुमको, ये समझ लेना कि तुमको तो बोल दिया ऐसा कर लेना, ऐसा नहीं चलेगा भाई। अगर सम्मित हो तो माइनस के बाद, नहीं लिखा हो तो भी माइनस के बाद, क्लियर रूप से असम्मित लिखा हो सवाल के अंदर विषम मान में, तब आपको सवाल 360 बटे थीटा पर छोड़ देना है। इस स्लाइड को मैं साफ नहीं कर रहा हूं, मैं बात को समझा दिया। सम्मित क्या है, असम्मित तो आपको क्लियर रूप से पता हो जाना चाहिए। अब भी किसी को समझ में नहीं आए, कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ मेरी बात। अब मैं एक दो सवाल बताता हूं। अब देखो, ये तो आपको अगर मुझसे पूछा जाए ना, सम्मित असम्मित वाली, ये 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन आपको बिल्कुल किसी भी सूरत में 11th 12th की बुक पढ़नी नहीं है, ना आपको लेना देना है। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा ज्ञान खतरनाक होता है दोस्तों। ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करोगे ना, तो जो काम की चीजें, और फिजिक्स में तो बन भी नहीं सकते तुम, ध्यान रखना, जो काम की चीजें वो और निकल जाएंगी। बस मुझे पता है, मैं 11 12 पढ़ा ही नहीं रहा आपको, मैं तो उनमें से एक दो काम की बात ऐसी निकाल रहा हूं जो एग्जाम में आएंगी कभी ना कभी आपसे। ठीक है, मुझे पता है इस बात का। तो अब मेरी बात को सुनना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आ जाओ। अगर दोस्तों मैं आपसे एक बात और बोलूं, दो सवाल आते हैं, वही पॉइंट है अभी जो चल रहा है दर्पण वाला, दो दर्पण वाला। एक 8th क्लास की बुक में दो लाइनें डायरेक्ट लिखी है। 8th क्लास की बुक थी जो एनसीईआरटी की, उसने कभी ये बात की नहीं कि दर्पण के सूत्र का कि 360 बटे थीटा क्या होता है क्या नहीं होता, उसने तो बात नहीं की। उसने तो डायरेक्ट दो लाइन लिख ली, यदि दो दर्पण, मैं लाइन को ही लिख दूं, यदि दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखें, यदि दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं तो, लिखो ऐसे लिख दूं, हैं तो उनके बीच रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? मुझे आंसर दो भाई, चलो कितनी होगी, आंसर दो जल्दी। यदि दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? जल्दी आंसर दो भाई। हाँ, एमडी अजहरुद्दीन, वेरी गुड। अनंत आया है, इन्फिनिटी। चलो, धर्मेंद्र कुमार, सुनील बमरोट, अनंत, क्या बात है। धर्मेंद्र इन्फिनिटी, अनंत, राम खिलाड़ी मीना अनंत, सुनील कुमार भी अनंत। सब ने ऐसे ही लिखा है, सब सही लिख रहे हैं। और ये ऐसे तो तुम वैसे तो परफेक्ट हो, ऐसी चीजों को तो तुम रट के रखते हो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। हाँ बात, ये दोस्त मेरे, मुझे ये बताओ ये आया ही कैसे? तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसका जो आंसर आएगा वो अनंत आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, क्लियर? अब मेरी बात को समझ लेना। मैं ये कह रहा हूं कि यदि दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हो तो उनके बीच रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब, वो ये कह रहा है कि यदि ये दो दर्पण हैं, ये लो, एक साइड पॉलिश होगी, इनके बीच वस्तु रखी और प्रतिबिंबों की संख्या आपसे पूछा है, तो मुझे बताओ क्या होगी। अब मुझे एक बात बता देना, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? 360 बटे, तुम तो फॉर्मूले पे आ जाओ। अरे उसने 8th क्लास में बताया नहीं है, डायरेक्ट लाइन को दे दिया है, तुम भी डायरेक्ट रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचो तो सही, आया कैसे? देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का, 360 बटे थीटा। थीटा का मान कितना रखोगे? अरे एक दूसरे के समांतर है, जब एक दूसरे के समांतर है तो थीटा का मान कितना आएगा? 0। और किसी संख्या में 0 का भाग दोगे, कितना आएगा? अनंत आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? कुछ लोग तो सोच रहे होंगे भी 0 आएगा। अरे 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं ना तो क्या आता है? अनंत आता है। अरे सही बात है कि दोस्तों, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलो बात क्लियर है, अब आ जाओ। चलो एक सवाल और देता हूं मैं आपको, आंसर मुझे फिर देना।
यदि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो उनके बीच रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। बताओ कितनी होगी, आंसर दो मुझे जल्दी, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, चलो। यदि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं तो उनके बीच रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। जल्दी दो, आंसर कितना आएगा। ये भी रट रखा होगा वैसे तुमने, अरे वेरी गुड। 3 इब्राहिम भी 3, लोकेश कुमार भी 3, सभी 3 चालू है अभी सबका। चलो हाँ, चलो सब ठीक है। अब मेरी बात को सोच के देखो, ये बात सही है कि इसका प्रतिबिंबों की संख्या, अब मैं पूरी लाइन को यहां कर देता हूं, प्रतिबिंबों की संख्या, अरे यार इधर ही आऊं, गई यार, रुक जाओ दोस्तों, सब मामला ही गड़बड़ हो गया तुम्हारे चक्कर में। हाँ देखो ना मेरी बात, तुम्हारे चक्कर में कहा कि वो साइट उसको हटाई और पूरे पीडीएफ पर गायब हो गए। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है जो अभी लिखा है, ठीक है ना। चलो अब तुम ध्यान रखना, आज ज्यादा लाइनें नहीं लिखवाई हैं, आज के और पीडीएफ तो इसमें होंगी, मुझे नहीं लग रहा। अब ये आज की पीडीएफ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने अभी ये इसको किया है तो कहीं ये वो मेन पेज पर आ गया, तो पीडीएफ मेरे हिसाब से चली गई है, आ जाएंगी तो भेज देंगे। लेकिन आज लाइन ज्यादा नहीं है, वीडियो तुम्हारे पास रहेगा ही, उसमें खींच के आपको 10 या 15 पॉइंट ही लिखने होंगे, उनको लिख लेना वीडियो पे से डायरेक्ट, है ना। ध्यान रख लेना, अपने नोट्सों में ऐड कर लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अभी मेन पेज पे चला गया तो जरूरी नहीं है सेव हुई होगी फाइल, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सेव तो की नहीं, तो ये तो मेन पेज आ गया। अब देख लेंगे, वो टेक्निकल टीम देख लेगी अगर सेट हो जाता है तो। लेकिन आपका काम क्या है, आज का जो वीडियो है उसमें कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है, खींच के 10 पॉइंट होंगे, 5 या 6 ही पेज तो थे, लेकिन आपके लिए लिखने के लिए तो खींच के 10 लाइनें होंगी। आप समझ लो, अपन तो समझ ज्यादा रहे हैं आज, तो 10 लाइनों को लिख लेना समझ के, समतल दर्पण वीडियो में तो आपके पास रहेंगी ना। अब मेरी बात को सुनो, मैं ये कह रहा था यदि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो, यदि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत का मतलब कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का, और आपसे प्रतिबिंबों की संख्या पूछे। देखो ये ध्यान रखो, ये क्या स्थिति लंबवत वाली नहीं है क्या, ये पहला दर्पण हो गया और ये दूसरा दर्पण हो गया, इनके बीच रखी है वस्तु और आपसे प्रतिबिंबों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे बात याद रखो, प्रतिबिंबों की संख्या पूछे तो आपको मैंने क्या बताया था, 360 बटे थीटा। तो 360 बटे थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। क्लियर, कितनी बार कटेगा, 4 बार मेरे हिसाब से। अब मुझे बताओ 4 सम है कि विषम है, सम, तो क्या करोगे, 4 माइनस 1, आंसर कितना आएगा, 3। क्लियर है भाई बात, बताओ किसी को दिक्कत है क्या। मतलब ऐसी स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3। तो मैंने जितने भी, अब मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, ये आपको मैंने, क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं समझाने के लिए। अब तुम्हारा काम क्या है दोस्तों, वो सुन लो। तुम्हारा काम तो ये है कि 2 लाइनों को तो 30 तरीके से याद रख लो कि यदि 2 दर्पण एक दूसरे के समांतर हो और आपसे प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाए तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे अनंत। यहां तो रटने की जरूरत, रट लो यहां तो, हर जगह आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में।
दूसरा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए, यदि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो उस स्थिति में भी याद रखना प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3। इसके अलावा पूछे 60 डिग्री 40 डिग्री कोई भी पूछे आपसे तो आपको अपने आप सवाल फॉर्मूला दे रखा है, उसमें लगा के देखो और अपना आंसर निकालो। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात को सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई आपको एग्जाम के लिए। अब बात आती है समतल दर्पण के उपयोग। अरे कौन से दर्पण के? समतल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला, क्या ये बात आप सबको नहीं पता कि सबसे पहली बात आती है कि समतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो पहला आता है एक तो घरों में दर्पण के रूप में। तो ये तो क्लियर याद रख लेना कि समतल दर्पण का उपयोग किसमें? घरों में दर्पण के रूप में। अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो हमेशा आप बोलोगे समतल दर्पण का। ठीक है, सेकंड पॉइंट। दूसरा, और जो इंपॉर्टेंट भी होता है, दूसरा, एक इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो इस समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोपी में भी होता है। किसमें होता है? कैलिडोस्कोपी। क्या होती है दोस्तों? सुन लो, ये एक बेलनाकार नली होती है। ठीक है, और इसमें 3 समतल दर्पण रखे होते हैं इस तरीके से, जैसे त्रिभुज है, क्योंकि तीनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 60 डिग्री का। ये समझ लो। ठीक है, मैं इधर लिख दूं, एक कोण का मान 60 डिग्री का होता है। क्लियर? और कुछ कांच के टुकड़े पड़े होते हैं इसके अंदर, और फिर क्या करता है, इसको घुमा घुमा के दिखाया जाता है, तो उसको अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देते हैं कई प्रकार के। तो इसलिए हमेशा याद रखना, बच्चों को थोड़ा प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं ना, तो छोटी छोटी क्लासों में भी बच्चे इस पे केवी वगैरह के स्कूल होते हैं, वहां भी इसका उपयोग करते हैं। तो तुम उससे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? एग्जाम में पहला क्वेश्चन, इनमें से किसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो याद रखना, घरों में दर्पण के रूप में किया सकता है, और एक कैलिडोस्कोप में। एक और लिख दूं, चलो फिर क्लियर ही कर दूं। तीसरा, एक इसका उपयोग किया जाता है पेरिस्कोपी में। बहुत एग्जाम का इंपॉर्टेंट है। पेरिस्कोपी क्या होती है? ये इस तरह की नली होती है, देखो। चलो, यहां 2 समतल दर्पण लगे होते हैं। एक तो अगर मैं बस पूछू जाए तो एक इस तरीके से रखा होता है, और एक कैसे रखा होता है? इस तरीके से रखा होता है। क्लियर? ये कितने डिग्री पे कोण पर झुके हुए होते हैं? तो ये बता दूं, ये 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। अब देखो यहां क्या होता है पेरिस्कोपी का उपयोग। ये कोई वस्तु रखी है, इधर देखो, इससे प्रतिबिंब टकराएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा ऊपर, इससे टकराएगा, ये तिरछा रखा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। मतलब वस्तु यहां रखी है, ये वस्तु रखी है यहां पर, तो इसका प्रतिबिंब फिर यहां जाके बन रहा है प्रतिबिंब। ध्यान रख लो। ठीक है, तो कोई गहराई में अगर कोई वस्तु होती है ना, उसका पता लगाने के लिए इसका किसका उपयोग करते हैं? पेरिस्कोपी। इसलिए इसका बहुत एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में पूछता है क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, एक तो वो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी वगैरह, उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पेरिस्कोपी का उपयोग किया जाता है नीचे पता लगाने के लिए। और अगर मैं बात करूं तो युद्ध के मैदान में अगर मैं बात करूं, बंकर होते हैं ना, बंकर, बंकर देखे, वो इस तरीके का आता है, वो पटे पटे से लगे रहते हैं पटे, और उसके ऊपर इस तरीके से बंकर मेरे हिसाब से इस तरीके से होता है। ठीक है, सही सही बन गया हो डायग्राम, तो ध्यान रख लेना। वो बंकर नहीं होता, तो बंकर में क्या होते हैं? छिपे सैनिक द्वारा, इस बंकर में आपको पता है इधर एक ढक्कन होता है, इसके अंदर बैठा होता है वो सैनिक, वो चलाने वाला। तो बंकर में छिपे सैनिक द्वारा शत्रु का पता लगाने के, नीचे कौन शत्रु है उसका लगाने के लिए, क्योंकि वो तो ऊंचा होता है, पता लगाने के लिए किसका उपयोग करता है? तो वो किसका उपयोग करता है? पेरिस्कोपी का। बहुत पूछा गया एग्जाम में कि बंकर में छिपे सैनिक द्वारा शत्रु का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लियर याद रख लेना, पेरिस्कोपी का उपयोग किया जाता है। अब मेरी एग्जाम की बात सुनो। पहला क्वेश्चन, एग्जाम में कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ, सबमरीन वगैरह, हाँ बिल्कुल। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए पहला कि समतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं किया जाता या किसमें किया जाता, तब याद रख लेना घरों में। ये तो बात को छोड़ ही दो, ये तो सबको ही पता है, ऐसी कोई आप स्पेशल बात लिख ही नहीं रहे हो, ये किसको पता नहीं हो। ठीक है, दूसरा, कैलिडोस्कोपी और पेरिस्कोपी भी याद रखोगे, इनमें भी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, इस साल की एलडीसी में पूछा गया था राजस्थान की में कि जो कैलिडोस्कोपी होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मुझे बताओ, जब दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका मतलब तो कैलिडोस्कोपी पूछे या पेरिस्कोपी पूछे या घरों का दर्पण, अरे समतल दर्पण के ही तो उपयोग है, तो ये तीनों ही पूछे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परावर्तन। आप पूछोगे सर इसको समझ में दिक्कत क्या? दिक्कत ये थी कुछ लोगों ने नाम ही नहीं सुने कैलिडोस्कोपी के,
तो वो सिद्धांत क्या बताएंगे, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ ने लिख भी लिए तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा, मैं थोड़ी लिखा रहा हूं, मैं भी नहीं लिखाता, कैलिडोस्कोपी पे सिद्धांत पर काम करता है। अरे जब समतल दर्पण में पढ़ रहे हो तो ये तो कॉमन सेंस की बात है यार कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा और अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि कभी पूछा जाए कि कैलिडोस्कोपी में जो दर्पण रखे होते हैं वो तीन, कितने दर्पण रखे होते हैं, तीन। वो अगर आपसे पूछा जाए कितने डिग्री के कोण पर झुके हुए होते हैं तो क्या बोलोगे, 60 डिग्री के कोण पर। और पेरिस्कोपी में पूछे कितने दर्पण, दो, कितने डिग्री पर झुके हुए थे तो क्या बोलोगे, 45 डिग्री पर। क्लियर। और सुनो, अगर मैं बात करूं एग्जाम में, हाँ ये तो मैं आपको लिखवा ही दूं कि ये ध्यान रख लेना। एक तो इसका पनडुब्बी में इसका उपयोग किया जाता है। एक बंकर में छिपे सैनिक द्वारा, मैं इनको बने रहने देता हूं जिससे तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। अगर मैं बात करूं बने क्या, एक काम करो, आज की चीज को अब ऐसे रखो मत, इसकी आपको पीडीएफ आज नहीं आएगी, तो एक काम करना, इसको मेरे साथ लिख ही लो, इसको बना लो आप थोड़ा सा। चलो इन दो को अपने शॉर्ट में रख लो जिससे ध्यान रहे दिमाग में 60 डिग्री और 45 डिग्री का मतलब क्या है। फिर मैं 2 लाइनें और लिखवा दूंगा। सेट करो 2 लाइनों को, जल्दी कर लो, जल्दी 2 लाइनों को सेट। चलो हाँ, मैं ये कह रहा हूं, ये तो आपने बना लिया होगा शॉर्ट में। अगली बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं 2 उपयोग भी लिख लेना पेरिस्कोपी के, मैं लिख दूं पेरिस्कोपी के सामने। एक तो मैंने कहा पनडुब्बी के अंदर सबमरीन, और दूसरा मैंने कहा बंकर में, लिख लो साथ में, बंकर में छिपे सैनिक द्वारा शत्रु का पता लगाने में। ये तुम्हारे चक्कर में मुझे लिखना बहुत पड़ता है, शत्रु का पता लगाने में। किसी को ऑनलाइन में कम टाइम लगता है, मुझे उल्टा ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हारे चक्कर में, धीरे धीरे है ना। मगर तुम जल्दी थोड़ा लिखने की कोशिश किया करो, समझने की कोशिश किया करो। सबमरीन में और बंकर के, टैंकर, टैंक नहीं होता टैंकर, उसके छिपे सैनिक द्वारा शत्रु का पता लगाने में। तो ये बात याद रख लेना। तो अब जाके दोस्तों मैंने क्लियर रूप से आपको बता दिया है, और अब जाके आपका केवल एक दर्पण हुआ है अभी आपका, और जो एग्जाम के लिए आपको समझ में आ गया होगा, और उस दर्पण का नाम था समतल दर्पण। अरे क्लियर है भाई बात। तो समतल दर्पण मैंने आपको क्लियर रूप से बता दिया है। और अगला अगर मुझसे पूछा जाए तो अगला मैं जो ले रहा हूं, अब देखो एक बात को समझो, यहां पर भी अगला दर्पण ले रहा हूं, वो बोल रहा हूं मैं अवतल दर्पण। ठीक है, आप कहोगे सर गोलीय दर्पण क्यों, तो मैंने आपको क्लियर कह दिया गोलीय दर्पण 2 प्रकार का है, तो बार बार नहीं लिखवाऊंगा, क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया था गोलीय दर्पण में, क्योंकि गोलीय दर्पण में आपको ये 2 दर्पण पढ़ने हैं, तो मैं एक एक के बारे में बात कर रहा हूं। अवतल दर्पण, इसका दूसरा नाम भी याद रखोगे आप एग्जाम के लिए, इसी को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। ये बहुत बार कंफ्यूज कर देता है, अभिसारी दर्पण कहने का मतलब इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और इसको अगर मैं बात करूं अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। अवतल दर्पण कैसा होता है, पहले मैं एक डायग्राम बताता हूं आपको। देखो देखो एक बात समझो, आपको बताया था कि ये कोई गोला है, मैंने आपको एक लिखा था गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल बोलते हैं गोलीय को, है ना, स्फेरिकल। ठीक है, चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ। मैंने गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा, एक को बोला अवतल और उत्तल। क्यों बोला, इस गोले से 2 दर्पण बन गए अवतल उत्तल। कैसे, इस गोले को मैंने बीच में से काट दिया, ये समझ लो। और अगर मैंने इस गोले का ये वाला पार्ट, ये वाला इधर वाला पार्ट इधर ले लिया,
और इस पार्ट के इस साइड में मैंने पॉलिश कर दी, यहां भी कर दो, तो ये दर्पण बनेगा। वो कौन सा बनेगा? अवतल। लेकिन अगर इसी गोले के इस वाले पार्ट में अगर मैं पॉलिश कर देता तो अब वो बनता उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल। तो ये क्या गोलीय दर्पण से नहीं बने? तो इसलिए गोलीय दर्पण में दो आते हैं। अब आ जाओ सामने, तो ये एग्जाम में पूछने वाली बात नहीं है, तो ये ध्यान रखो, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। तो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक मतलब यहां प्रकाश, भाई इस साइड में तो पॉलिश है, यहां प्रकाश इस साइड से टकराएगा ना, तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी होती है, क्या नहीं धस रही क्या, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है ना? तो एक काम करो, मैं इसको साइड में यहां बना देता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, साथ में ही करते रहो। फिजिक्स में तो ज्यादातर साथ में बनाते रहो, जिससे दिक्कत भी नहीं होगी और समझ में भी ज्यादा आएगा। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट आ गया। तो अवतल दर्पण होता है इसकी परावर्तक सतह, कोई एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछने वाला, परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है। चलो सेकंड पॉइंट, अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण के बारे में एक बात याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? अभिसारी। अभिसारी का मतलब, इसका मतलब यह दर्पण है जो अवतल दर्पण, यह प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। बात को समझ, केंद्रित का मतलब होता है सेंटर्ड, केंद्रित करता है। चलो, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। कभी भी याद रहे, अभिसारी का मतलब, ये मतलब एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है बजाय फैलाने के। तो जहां भी कभी भी प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने की बात आ जाए ना, तब भी समझ लेना दर्पण कौन सा होगा? अवतल। तो दो काम है, अवतल दर्पण को क्या बोला? अभिसारी, क्योंकि प्रकाश की किरणों को क्या करता है? केंद्रित। अगली बात, इस दर्पण से साथ में ही लिखते चलो, सामान्यतः वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ये याद रख लो यहीं पर। चलो, इस दर्पण से प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, और साथ ही मैंने कहा इस दर्पण से सामान्यतः वस्तु बड़ी दिखाई दे। इस बड़ी का मतलब क्या है? बात को समझना। ठीक है, आगे मैं आपको अभी अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले दोसा करोली, सर छठ पूजा की छुट्टी मिलेगी क्या? वाह भाई वाह। ये बीच में कौन आ गए? सर बिहार वालों के साथ नाजायज मत कीजिए। सर नाजायज ही हो गई बिहार वालों के साथ, दोसा करोली वालों के साथ भी ना। क्या हो गया? छुट्टी वुट्टी का चक्कर पड़ गया क्या? ये ऐसी चीजें तुम बाद में पूछा करो भाई, ऐसी चीजें यहां क्यों इस पे करते हो? मैं तुम्हारे ऐसे कमेंट के लिए थोड़ी हूं। क्या हो गया? मुझे तो यही पता नहीं तुम किस बात पे, तो तुम्हारे पास क्या परेशानी हो गई तुमको, ये तो बताओ क्लियर। ठीक है, और ये इसमें मत बताओ मुझे, बाद में बताया करो। हाँ बात सुनो, और ज्यादातर यहाँ पढ़ाई वाली बात किया करो यार। ये चीजों को लिए तुम्हारे पास वो बेटा वो दोसा करोली वाला लिख रहा है, मुझे पता नहीं क्या, तो क्या हो गया तुमको? चलो कोई नहीं, अगर ऐसे ही तुमको इतना ही सीरियस नहीं होना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो पॉइंट इनके कम कर दी जाएंगे पढ़ाई में से। ठीक है ना? तब तुम्हारी सही ढंग से हो जाएगी। इन चीजों को यहां मत किया करो डिस्कस, अपनी परेशानी। हाँ भाई, ये मेरी क्लास में तो नहीं चलेगा भाई। तुम ये सोच रहे हो, ये ऐसे फालतू कमेंट नहीं करोगे आप, कोई लेना देना नहीं है आपको। कोई भी जो प्रॉब्लम है टेक्निकल वो बाद में बात करेंगे आपसे। ठीक है ना? चलो कोई नहीं। प्रकाश की किरणों को क्या करता है? केंद्रित।
और इस दर्पण को सामान्य वस्तु क्या दिखाती, बड़ी। बात को समझो मेरे दोस्त, बड़ी का मतलब क्या होता है। और सुनो, मैं ये कह रहा था कि जब मैं अवतल दर्पण पढ़ाऊंगा तब आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, अभी तो मैं कह रहा हूं कभी भी तुमसे पूछे कि हमें कोई वस्तु बड़ी देखनी है तो ये याद रख लेना, मैं आपको एक बात देखता हूं, सुनो मेरी बात, नेक्स्ट सुनो मेरी बात। 2 3 स्थिति बोल रहा हूं, वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई दे, ठीक है, वस्तु बड़ी दिखाई दे, और एक लिख दिया मैंने वस्तु छोटी दिखाई दे। मैं इस स्लाइड में तीनों बातें क्लियर कर रहा हूं, अभी आप सिंपल तरीके से सुनोगे। कभी भी वस्तु जैसी है और आपको वैसी दिखाई दे रही है या आपको वैसी ही देखनी है, आपसे पूछे एक वस्तु मुझे जैसी है उसको वैसा ही देखना है तो मैं किस दर्पण का उपयोग करूंगा, तो क्लियर याद रखना, उस स्थिति में जो दर्पण उपयोग में होगा वो दर्पण होगा समतल दर्पण। क्लियर। और अगर वस्तु को बड़ा देखना है तो हमेशा याद रख लेना, आपको बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु बड़ी दिखाई देती है। और अगर आपको वस्तु को छोटा देखना है तो आपको दर्पण में उपयोग करना पड़ेगा उत्तल। मैं आपको बता भी दूंगा क्यों छोटा देखेगा, क्या देखेगा, सब बात करेंगे डिटेल से, लेकिन 3 बातें मैं यहीं क्लियर कर दूं, एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगर वस्तु जैसी है वैसी दिखाई दे तो समझ लेना दर्पण कौन सा होगा, समतल। अगर वस्तु को बड़ा देखना है तो अवतल और छोटी देखना है तो उत्तल। तो मैंने यहां इसलिए इस लाइन में लिखा कि इस दर्पण से सामान्य वस्तु कैसी दिखाई देती है, तो आप क्या बोलोगे, बड़ी दिखाई देती है। क्लियर। अभी केवल मैं इसके नॉर्मल पॉइंट लिख रहा हूं, प्रतिबिंब कैसे बनेंगे आगे बताऊंगा कल की क्लास में, और भी काम की चीजें वो सब कल की बात बताऊंगा, संबंध बताऊंगा क्या क्या चीजें आती है। अभी और सुनो दूसरी बात, अभी मैं डायरेक्ट एक और बात बताता हूं इसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, और वो है इसके उपयोग। ये पहले की रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछ जाते थे, आज भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में अब सब लोगों को पता है कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है। पहला उपयोग अगर इसकी बात करूं तो एक इसका उपयोग किया जाता है शेविंग दर्पण के रूप में। सबको पता है शेविंग दर्पण के रूप में, शेविंग का मतलब दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, ठीक है ना। दूसरा अगर इसकी बात करूं, एक शेविंग दर्पण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, और दूसरे की बात करूं तो एक इसका उपयोग याद रख लेना, काम की बात है कि ईएनटी के डॉक्टर के द्वारा, ईयर नेक और थ्रोट, नाक कान और गले के ईएनटी के डॉक्टर के द्वारा, वहां भी जिस दर्पण का, अरे सुनो, चाहे वो नाक कान गले का हो या कोई दांतों का डॉक्टर हो, मैं ये भी लिख दूं यहीं पर, कभी कभी दांतों का अलग से भी होता है, दांतों का डॉक्टर अलग से पूछ लिया जाए, ठीक है, डेंटिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर हो, नॉर्मली आपको चीज को बड़ा देखने के लिए उपयोग करेगा, और बड़ा देखना होगा तो वो किस दर्पण का उपयोग करेगा, तो आप याद रख लेना किसका उपयोग करेगा, अवतल दर्पण का। अगली बात सुनो, अगर आपसे पूछा जाए, मेरी बात को सुनना, शेविंग दर्पण के रूप में एक गाड़ियों की हेडलाइट में, और मैं क्या बोलूं, सर्च लाइट में। तो पहले तो ये समझ लो सर्च लाइट का मतलब, सर्च लाइट ये टॉर्च वगैरह आती है ना इनके अंदर, और आपने देखा होगा कि टॉर्च वगैरह का जब आप फोकस देते हो किसी चीज पे तो एक गोला सा बन जाता है, और गोला बन जाता है तो इसका मतलब उसने प्रकाश की किरणों को क्या किया है, केंद्रित किया है। टॉर्च का प्रकाश पूरे कमरे में फैलता नहीं है, वो एक जगह गोला बनाता है, किसी चीज को ढूंढने में इसलिए उपयोग करते हैं। तो याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि अवतल दर्पण का एक नाम मैंने अभिसारी भी लिखा था, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित। क्लियर है। अब मेरी बात को सुनो, एक हेडलाइट यहां भी याद रख लेना। पहला क्वेश्चन तुमसे अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे अवतली। लेकिन अगर ऑप्शन में हेडलाइट की बात करूं तो हेडलाइट में भी कौन सा किया जाता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का भी एक रूप होता है, वो होता है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार का मतलब होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक मिरर, ठीक है।
तो मैंने क्या बोला, गाड़ियों की हेडलाइट में और किसमें, सर्च मिरर में किया जाता है। लेकिन अब इसको सुनो, जो अवतल दर्पण होता है उसको परवलयकार बनाया जाता है इस तरीके से। तो हमेशा याद रख लेना, कभी भी पूछा जाए इसको चेंज कर सकते हैं अवतल दर्पण को, इसलिए याद रख लेना गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण के एक रूप परवलयकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसका भी एक जगह प्रकाश रहता है लेकिन थोड़ा फैलता है क्योंकि उसकी शेप चेंज कर दी जाती है और उसको कैसा बना जाता है, अवतल दर्पण को परवलयकार। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, आप क्या करोगे एग्जाम में वो सुनो। अगर तुमसे पूछा जाए, रेलवे का ही पूछा गया क्वेश्चन था इसलिए मैं क्लियर कर दूं, तुमसे पूछा जाए कि गाड़ियों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन में अवतल दर्पण भी हो, ऑप्शन में परवलयकार दर्पण हो, तो आंसर दोगे परवलयकार दर्पण। आपके एग्जाम में ऐसा ही हुआ था, अवतल दर्पण भी था परवलयकार। लेकिन फिर सुन लो, एग्जाम में पूछे और ऑप्शन में परवलयकार दर्पण हो ही नहीं तो आप आंसर दोगे अवतल दर्पण। क्लियर? ये ध्यान रख लेना। चौथा, क्योंकि है तो परवलयकार अवतल दर्पण का ही रूप, और चौथा एक बात एक और याद रख लेना, सौर कुकर में यह भी बहुत गलती कराएगा तुमसे एग्जाम में। तुम क्या सोचोगे, एग्जाम में कभी ऐसे पूछेगा इनमें से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो तुम क्या करोगे, नहीं देखोगे। तो आप ये ध्यान रखना होगा किन किन में किया जाता है। तो एक ऑप्शन में सौर कुकर भी आएगा, तुम इसको ही हटा दोगे, अरे कुकर में क्या काम आएगा दर्पण का। सुन लो मेरी बात, ये सौर कुकर है। सौर कुकर का मतलब सूर्य के प्रकाश में भोजन को पकाना। ठीक है? कैसे, आपने देखा तो नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। एक कुकर होता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है, मैं आपको इस तरीके से बता दूं, देखो सुन लो। ये कोई लकड़ी का बॉक्स है, इसको अंदर काला कर दिया जाता है क्योंकि काला रंग प्रकाश का अवशोषण ज्यादा करता है। और इस बॉक्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, इस बॉक्स के ऊपर यहां पर एक कांच लगा दिया जाता है और फिर इस बॉक्स बंद करने वाला पल्लड़ इस तरीके से, ये वाला पल्लड़ है, इसके अंदर इस जगह पर अवतल दर्पण लगा होता है। इसका काम क्या है, देखो ये जो अंदर का बॉक्स था इसमें किसी भोजन को रख दिया आपने, और इस वाले पल्लड़ को जिस पे अवतल दर्पण लगा है, इसको जिधर से सूर्य आ रहा है ना उसके सामने रखना। जैसे सामने से सूर्य आ रहा है तो ऐसे रख दिया। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा तो आपको पता है अवतल दर्पण का मैंने एक काम बोला कि ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। तो इससे टकराने के बाद प्रकाश की किरणें केंद्रित होकर इस बॉक्स के अंदर डलेंगी। डलने के बाद 2 या 3 घंटे के बाद इस बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर लगभग 120-140 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और जिसके कारण उसके अंदर रखा भोजन पक जाता है। तो हमेशा याद रख लेना यहां भी। तो अभी आप आज की क्लास में यही ध्यान रखना, मैंने अवतल दर्पण की एक नॉर्मल जानकारी और उसका उपयोग बताया है। कल मैं बताऊंगा कैसे उसके प्रतिबिंब बनते हैं, क्या दर्पण का सूत्र होता है, क्या चीजें हैं, वो मैं डिटेल से कल आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जल्दी इसको रिटर्न कर लो, फिर बात करते हैं। सोलर सेल, हाँ, किसान टॉर्च सर्च लाइट है। अरे टॉर्च नहीं आती ना यार, टॉर्च को अपन सर्च लाइट, अपनी टॉर्च वगैरह नहीं आती, किसान टॉर्च कुछ भी बोल दो। हाँ, जिम में भी करते हैं भाई। सर टाइम बढ़ाओ, बढ़ाते हैं यार। अभी थोड़ा सा आज टाइम टेबल कुछ एडजस्ट हुआ तो उसको देखते हैं, फिर बढ़ाते हैं टाइम, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास के लिए बहुत है आपके लिए। आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बात करता हूं, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आज के लिए बहुत।